श्रोताओं, 17 मई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और आज हम मना रहे हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, जो कि शहर के जाने माने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आपसे जानेंगे रक्तचाप क्या है, उच्च रक्तचाप हम किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, इससे जुड़ी हुई बीमारियां क्या हैं और कैसे हम रक्तचाप को नियंत्रण में रख सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? कोई भी जो इस तरह के दिवस हैं उनके पीछे जो बेसिक मकसद होता है मनाए जाने का, वो ये होता है कि उस चीज के बारे में एक जनता में जागरूकता आए, ताकि उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जनता जाने और उनसे कैसे बचा जा सकता है उस पे जो है एहतराम करे या उस पे जो है जनता काम करे। क्योंकि कोई भी मूवमेंट या किसी भी ऐसी चीज जो कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा या जब तक कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इसलिए समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उसकी जो भी बैड इफेक्ट्स है उनसे बचने के लिए। इसलिए एक अवेयरनेस के तौर पे इसको चलाया जाता है। तो क्या कुछ खास थीम है इस बार की? देखिए, इस बार की मुख्य थीम है वो ये है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को जानें, उसको कंट्रोल करें, और जब भी अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को एक बेहतर तरीके से कंट्रोल करेंगे तो हमेशा आपकी जो जीवन में कुछ ना कुछ वर्ष जरूर ऐड हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है जो कि बिना इलाज के रहता है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिससे हो सकता है आपका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाए या कुछ साल उसमें कम हो जाए। तो अगर आपको जो है लंबे जीने की उम्मीद है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को जानें और उसको कंट्रोल करें, ताकि उससे होने वाले किसी भी बैड इफेक्ट्स को आप अवॉइड कर सकें। वैसे जागरूकता काफ़ी आई है डॉक्टर योगेंद्र सिंह, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रोता पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें आप बताएं कि रक्तचाप क्या है या जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर जैसे कि आप समझते हैं इसका नाम ही है प्रेशर। सो जब भी कोई, अगर हम थोड़ा बहुत भी फिजिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं, सो किसी भी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक प्रेशर ग्रेडियंट की जरूरत होती है। मतलब एक प्रेशर की जरूरत होती है, तभी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो उसी तरीके से जो ब्लड है वो हार्ट से शरीर के सारे ऑर्गन्स में जाता है और उनको जो है ऑक्सीजन और जो खान पान मतलब न्यूट्रिशन सारी सेल्स को प्रोवाइड करता है। सो वो प्रोवाइड करने के लिए जिस प्रेशर से वो चीज पेरिफेरल ऑर्गन्स तक पहुंचती है, एक तरीके से क्रूडली आप उसको ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। बट एक ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जितना एक नॉर्मल प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है वो शरीर के लिए जरूरी है। बट कई बारी चीजें ऐसे डिसरेगुलेट हो जाती हैं शरीर में कई वजहों से, जिससे कि ये ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस परिस्थिति में ये एक बुरा प्रभाव डालती है, जिसको कि हम हाइपरटेंशन की बीमारी बोलते हैं। तो सामान्य रक्तचाप क्या है डॉक्टर साहब, और अगर बढ़ता है तो कैसे इसको हम पहचानें? देखिए, एक एडल्ट में जो सामान्य रक्तचाप है वो 120 सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला और 80 डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला, ये एक आइडियल ब्लड प्रेशर है। बट क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में किसी चीज की फिक्स रीडिंग नहीं हो सकती है, एक रेंज होती है। सो 120 से लेकर 140 तक हम उसको नॉर्मल या हाई नॉर्मल मान सकते हैं। बट 140-90 के ऊपर डेफिनेटली ब्लड प्रेशर अगर है सो वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है, और ऐसी परिस्थिति में उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। इसको सामान्य तौर पर हम जांच करवा कर देख सकते हैं। आज हमारे पास कई इस तरह के यंत्र हैं जिनसे हम स्वयं भी जांच कर सकते हैं, और वैसे जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैनुअली उसे किया जाता है। तो बताएं दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ऐसा है कि आप अगर देखें धीरे धीरे जो हेल्थ केयर है वो बहुत ही पर्सनलाइज्ड या घर की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि मैंने ये भी कहा कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। आज से कुछ साल पहले या 20, 25, 30 साल पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर नपवाना है तो आपको डॉक्टर के क्लिनिक ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। बट टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं हेल्थ केयर का हमेशा ये एक एम्फेसिस रहता है, एक इंटरेस्ट रहता है कि जहां तक हो सके हम बहुत सारी चीजों को, टेस्टों को अगर मरीज के घर तक पहुंचा सकें ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। क्योंकि घर से क्लिनिक या
हॉस्पिटल आने का एक इनर्शिया होता है सभी में कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, लग रहा है कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑटोमेटिक बनाया गया और उसको बहुत सिंप्लीफाई करा गया, ताकि हमेशा बीपी नापने के लिए जो है डॉक्टर या किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत ना पड़े। सो जो डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो ऑटोमेटिक बीपी मेजरमेंट मशीन्स हैं, वो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति या कोई भी आम जनता थोड़ी बहुत सीखने के साथ उसको नाप सकता है। और वो आप घर में खरीद भी सकते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा कीमत भी नहीं होती है कि बहुत महंगा है, आप उसको नहीं खरीद सकते। और पहले के मुकाबले मतलब इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसमें जो बेसिक इशू आता है कि किस ब्लड प्रेशर को हम ठीक माने या किस ब्लड प्रेशर के बेसिस पे दवा शुरू करें या अपने आप को बीमार माने। तो देखिए, जो घर का ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली इस चीज के लिए है कि आप अपने घर में ब्लड प्रेशर नाप लें और इस बात का निर्णय ले सकें कि भाई आपको डॉक्टर के पास जाना है या नहीं जाना। अगर सपोज आपका घर में ब्लड प्रेशर नापा आपने, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, चीजें ठीक। या सपोज आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आया, तब आपको लग रहा है नहीं डॉक्टर से मिलना चाहिए या आपको कोई तकलीफ हो रही है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो उस निर्णय के लिए वो घर का बीपी इंस्ट्रूमेंट है। मतलब आपके पास अवेलेबल है ताकि आपको नापने में हिचक ना हो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, आपके पास अवेलेबल है, आप तुरंत नापें उसको। जहां तक डायग्नोसिस की सवाल है, कब हम ब्लड प्रेशर को माने कि आपको बीपी की बीमारी है, तो देखिए एक सिंगल रीडिंग ब्लड प्रेशर की कई बारी ज्यादा या थोड़ी बहुत वेरिएबल हो सकती है। सो इसलिए घर के नापे हुए ब्लड प्रेशर पे जो एक डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, उसके बेसिस पे आम तौर पे अगर बहुत ज्यादा नहीं है वो, सो आम तौर पे बिना डॉक्टर की राय के ना तो दवा शुरू करते हैं और ना तो दवाइयों की डोजेज में कोई परिवर्तन करते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है, तब आप चाहो तो दवा ले सकते हो जब तक कि आप डॉक्टर के संपर्क में आ रहे हैं। बट डायग्नोसिस के लिए ब्लड प्रेशर में एटलीस्ट वो 2 बार की रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए उसमें, और दोनों बार ब्लड प्रेशर एक रेस्टिंग कंडीशन में नापा जाना चाहिए। और उसकी अगर जो मेजरमेंट है वो 140/90 से ऊपर आ रही है, तभी ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की शिकायत है। एक सिंगल ऑड रीडिंग से हाइपरटेंशन की डिसीजन लेना बहुत अच्छा नहीं रहता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, अब बात करते हैं लक्षणों की। तो उच्च रक्तचाप का जो रोगी है उसे आमतौर पर कौन से लक्षण दिखाई देंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हाई बीपी हो सकता है कोई भी सिम्टम ना करे, तो इसलिए ब्लड प्रेशर के बारे में कोशिश ही रहनी चाहिए कि अगर आप 40 साल या 50 साल के आसपास उम्र के हैं या 40 साल से उम्र ज़्यादा है, तो कभी कभार में भी महीने में 1 बार 2 बार अपना ब्लड प्रेशर आप जरूर नाप लें, क्योंकि कई बार ये चीज़ें एसिम्टोमेटिक भी होती हैं और हो सकता है कोई लक्षण ना भी उसमें दिखाई पड़े। जो सामान्य लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज को, उसमें घबराहट हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। तो इस तरह के कॉमन लक्षण हो सकते हैं। कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लक्षण नहीं बताया जा सकता कि इस लक्षण की वजह खाली ब्लड प्रेशर है। सो अगर किसी को कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है, कोई भी व्यक्ति या सर में दर्द हो रहा है अनकंट्रोल, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर नापें। अब बात करते हैं कारण क्या हो सकते हैं। क्या पारिवारिक इतिहास भी एक कारण है? देखिए, डेफिनेटली जो भी इस तरह की बीमारियां होती हैं, इनको हम लाइफ स्टाइल की डिजीजेस बोलते हैं। सो इन बीमारियों में पारिवारिक या आनुवंशिक या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमेशा रहता है। अगर किसी के दोनों पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सो ऐसे व्यक्ति को बीपी की बीमारी होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी और एक अर्ली स्टेज में ज्यादा रहेगी, मतलब कम उम्र में उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत की संभावना रहेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर अगर आपके पेरेंट्स हुए तो आपको होगा ही, क्योंकि इसमें एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आपका खान पान, रहन सहन, ये भी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं। सो सपोज अगर आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा है, बट अगर आप अपना खान पान व्यवस्थित रखते हैं, तो हो सकता है आप जो बीमारी आपको एक अर्ली एज में होती है उसको आप डिले कर सकते हैं। कौन सा वो आयु वर्ग है जिसमें ये देखने को सर्वाधिक मिलता है कि उच्च रक्तचाप है? देखिए, आमतौर पे जो लाइफ स्टाइल की बीमारियां होती हैं वो मोस्ट ऑफ दी केसेस में यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। बट अपने देश में 40 साल से कम उम्र में भी इस तरह की बीमारियां, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने कारणों की बात की, तो क्या रिस्क फैक्टर हैं? कौन से वो लोग हैं जिनमें सर्वाधिक संभावनाएं देखने को मिलती हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए या किसी भी जो भी लाइफ स्टाइल की बीमारियां हैं, जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका एक तो जो सॉल्ट इनटेक है, आप खाने में कितना नमक लेते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। दूसरा कारण होता है अगर आप ओबीज हैं, मोटापा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। तीसरा होता है कि अगर आपको डायबिटीज है या आप स्मोक करते हैं, तो ये सारी वजह होती
होती हैं आमतौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी के होने की। अब इससे जुड़ी बीमारियों की बात करें, यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन से रोग हैं जिनकी संभावना बढ़ जाती देखिए, ब्लड प्रेशर क्योंकि एक ऐसी चीज है जो शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, तो ये आंख को भी अफेक्ट करेगी, किडनी को भी अफेक्ट करेगी, हार्ट को भी अफेक्ट करेगी, ब्रेन को भी अफेक्ट करेगी। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है वो आमतौर पे हार्ट की होती है, जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ब्रेन से रिलेटेड होती है, जिसमें कि ब्रेन स्ट्रोक की, जिसमें कि दोनों तरीके के स्ट्रोक आते हैं, ऑक्लूसिव स्ट्रोक मतलब क्लॉट बनने वाला भी और ब्लीडिंग वाला भी। तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट की ये दो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को हो सकती है। जी, मधुमेह बहुत ज़्यादा देखने को आ रहा है और एक बड़ी जनसंख्या इससे ग्रसित देखी जा रही है। तो मधुमेह के रोगी को भी देखा जाता है कि साथ साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, क्या कारण है इसका? देखिए, मधुमेह के रोगी को ब्लड प्रेशर होने की संभावना हमेशा रहती है, बट ऐसा नहीं है कि मधुमेह या जो शुगर की बीमारी है वो ब्लड प्रेशर का कारण है या ब्लड प्रेशर की वजह से शुगर की बीमारी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि उन दोनों बीमारियों को जो मुख्य कारण होता है लाइफ स्टाइल, जिसमें कि जो बेसिक फंक्शन अफेक्ट होता है वो होता है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। तो वो दोनों की वजह बनता है। तो ये बेसिकली डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक इस तरह की बीमारियां हैं, हम लोग लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं भाई बहन है। हो सकता है एक पहले आए, हो सकता है दूसरा पहले आए किसी व्यक्ति में। तो आगे पीछे दोनों के आने की संभावना हमेशा रहेगी, क्योंकि दोनों के कारण आमतौर पर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ही होते हैं। अब इलाज की बात करते हैं डॉक्टर साहब। ऐसा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर की जो दवा है उसे जीवन भर लेना होता है, क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर एक उस तरह की बीमारी है जिसको आप दवाइयों से या अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करके कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे जड़ से ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती या कोई क्यूरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक वजह भी है। जैसे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत बॉर्डर लाइन है, सपोज आपका ब्लड प्रेशर 150 या 160 है और आपकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप खाने में नमक बहुत लेते हैं, आपकी वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में इमीडिएट तो आप दवाइयाँ शुरू करेंगे, बट दवाइयों के साथ साथ अगर आपने अपने खान पान में मेजर परिवर्तन लाया, आपने नमक में ड्रास्टिक रिडक्शन करा, आपने एक्सरसाइज शुरू करी, वेट अपना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया, तो हो सकता है आपकी दवाई छूट जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन से ही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया है, दवाई की ज़रूरत आपको नहीं है। तो उसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका ठीक हो गया है। बट इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उन्हीं केसेस में होता है जिसमें ब्लड प्रेशर एक बॉर्डर लाइन है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, सपोज 180 है, 190 है, ऐसी परिस्थिति में लाइफ स्टाइल चेंज करके आप दवाइयों की डोज कम कर सकते हैं, बट खाली लाइफ स्टाइल के बेसिस पे इतना हाई बीपी कंट्रोल होने की संभावना कम रहती है। आप बार बार भोजन में नमक की मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए कह रहे हैं, तो थोड़ा बताएं कि एक आम व्यक्ति को एक दिन में कितनी मात्रा नमक की भोजन में लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक आम व्यक्ति को जो मेजरमेंट के हिसाब से है वो 2 ग्राम से कम लेनी चाहिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप 2 ग्राम नापेंगे कैसे? नापना सबसे बड़ा इशू है कि घर में जो किचन में आदमी खाना बना रहा है वो 2 ग्राम कैसे नाप के 2 ग्राम नमक डाले उसमें। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जितना भी नमक खा रहे हैं, जो भी आपका करंट स्टेट ऑफ कंजम्पशन है, मतलब आप जितना इस समय नमक खा रहे हैं, आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको कम करें। और ये बात जो भी व्यक्ति घर में खाना बनाता है ये आपको उसको बतानी है कि नमक आप धीरे धीरे मात्रा में कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी जबान का जो टेस्ट है वो ग्रेजुअली एडजस्ट करता है। अगर आप ड्रास्टिक रिडक्शन करेंगे, मतलब आप एक ही दिन में आपने एकदम 50% रिडक्शन कर दिया, तो आपको खाना ठीक नहीं लगेगा, और जो ठीक नहीं लगेगा आप वापस संभावना है कि आप उसी लेवल पे पहुंच जाएं जिस पे आप ठीक खाना खाते हो। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके नमक का कंजम्पशन है, जो भी ऊपर से नमक आप डालते हैं खाना बनाने में, उसका आप धीरे धीरे रिडक्शन करें, और मिनिमम जितने नमक पे आप अपनी जबान की टेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं उस पे आप कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना आप मिनिमम नमक लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा ये है कि कोई भी टेबल सॉल्ट आपको नहीं लेना चाहिए, सलाद में आपको कोई नमक नहीं डालना चाहिए, अचार, पापड़ और जो डब्बे वाले जूस हैं उनमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। और जो भी कैंड नट्स हैं, मतलब डब्बे में जो काजू बादाम आते हैं, वो भी सारे आपको बंद करने पड़ेंगे, तभी आप नमक की मात्रा अपने भोजन में नियंत्रित कर सकते हैं। धूम्रपान का काफ़ी प्रचलन है और युवाओं में तो ये ज़्यादा देखने में आता है। तंबाकू सेवन ये किस तरह से हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं?
देखिए, तंबाकू सेवन और स्मोकिंग दोनों ही ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों के प्रमुख कारण हैं। और अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है, तो हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आग में घी का काम करते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोक करते हैं, तो हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप तंबाकू स्मोकिंग बंद करते हैं तो ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हो सकता है बिना दवाइयों के भी या लाइफ स्टाइल चेंज करने से भी आपका नॉर्मल रेंज में आने की पूरी संभावना रहती है। खान पान की बात हम कर ही रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएं कि किस तरह का आहार होना चाहिए जब हम कम वसा युक्त भोजन की बात करते हैं, फाइबर्स की बात करते हैं, फल सब्जियों पर जोर देने की बात करते हैं। थोड़ा बताएं कि एक आम जो श्रोता इस समय सुन रहा है इस कार्यक्रम को, कैसे वो बच सकता है उच्च रक्तचाप से मात्र अपने भोजन में परिवर्तन से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि जैसे जैसे आप एज करते हैं, आपके भोजन की रिक्वायरमेंट, मतलब आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आपके शरीर के सारे फंक्शन करने के लिए कम होती जाती है। सो उसी तरीके से आप अपने जो भोजन की मात्रा है उसको आप धीरे धीरे करके कम करते रहें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 20 साल की उम्र में 4 रोटी खाते हैं और 40 साल की उम्र में भी अगर आप 4 रोटी ही खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से आप जैसे एज करते हैं उस तरीके से आप अपनी डाइट को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें ओवरऑल अमाउंट में। दूसरी बात आती है कि क्वालिटेटिवली, मतलब उसके क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो कंपोनेंट्स में एक तो नमक की मात्रा, जैसे मैंने बोला कि जितना कम से कम आप नमक से काम चला सकते हैं उतना बेहतर रहेगा, तो नमक की मात्रा कम रखें। हमेशा उसमें जो तली हुई चीजें हैं जिसमें पूड़ी, पराठे, पापड़, इनका सेवन रोज ना करें। वंस इन अ वाइल ठीक है, मगर अगर आप इनका रोज सेवन करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं वेट बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा कम ही रखनी चाहिए आपको, जिसको कि सेंधा नमक बोलते हैं। बट ऐसा नहीं कि सेंधा नमक आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, उसकी भी मात्रा आपको कम रखनी है। दूसरा ये है कि हरी सब्जियां और फलों का सेवन करें, उससे कहीं ना कहीं आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में काफी हेल्पफुल होता है। हम नियमित व्यायाम की बात करते हैं डॉक्टर साहब, और आजकल योगा पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, आपका क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल व्यायाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस तरह की लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम से बचने का। सो आप व्यायाम जरूर करें, कम से कम 20 से 30 मिनट डेली व्यायाम आवश्यक है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो योगा के फॉर्म में हो सकता है, वो सिंपल वॉकिंग के फॉर्म में हो सकता है, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखने वाली है खाली कि जो एनारोबिक एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, वो एक्सरसाइजेज बॉडी बिल्डिंग के लिए होती हैं और वो एक्सरसाइज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज आप अवॉइड करें अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है। जो एरोबिक एक्सरसाइज हैं जिनको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसमें कि वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, ट्रेडमिल, ये सारी चीजें आती हैं, आप वो सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अंत में आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर क्या संदेश आप हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? जी, मैं आपके श्रोताओं को ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है अपने ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है, आपके ब्लड प्रेशर कितना है उसको जानें और उसको कंट्रोल में रखें, और इस तरीके से आप भविष्य में होने वाली किसी भी ब्लड प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम्स को या हार्ट की प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आपका स्टूडियोज आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।